हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का, यानी कि जो जेएनएम फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका पेपर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये पेपर है, ये अक्टूबर 2024 के अंदर आया हुआ पेपर है। इसको मैं और जूम करके आपको एक एक सॉल्व कराता हूँ। पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शंस। When was बोर कमेटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, बोर कम्युनिटी कब बनाई गई थी, स्थापना कब हुई थी बोर कम्युनिटी की? तो 1945 के अंदर हुई थी। ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ट्रैकोमा किस चीज की डिजीज है? तो ट्रैकोमा एक इन्फेक्शन है जो कि आई का डिजीज होता है। व्हाट इज विटामिन B5 ऑल्सो नोन एज, यानी कि यहाँ पे जैसे कई सारे इस पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, विटामिन बी के जो सब टाइप्स होते हैं उनके नाम पूछे गए थे। तो वहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगा लिया, पहले उसको देख लो तो रिवाइज हो जाएगा, फिर आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायामीन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 होता है नियासिन या निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड। ठीक है, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामिन। ठीक है, B7 इज नोन एज बायोटिन या फिर इसे विटामिन H नाम से भी जाना जाता है। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड। फिर B12 को बोलते हैं कोलबामीन या साइनोकोलबामीन, मिथाइल कोलबामीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस को करेंगे आपको बहुत इजीली आंसर कर लोगे आप। तो व्हाट इज विटामिन B5? विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ अ न्यू डिजीज इज टर्म्ड एज, यानी कि कोई नई बीमारी अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम पैंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, फॉलेट इज नोन एज, अभी मैंने आपको सारा बता दिया तो आप इजीली कर लोगे इसको। फॉलेट को हम क्या बोलते हैं? विटामिन B9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन है। तो RCH एंड CSSM आर दी पार्ट ऑफ MCH। पहले तो आप इन तीनों के मुझे फुल फॉर्म बताओ, क्या क्या होता है? RCH का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। CSSM का मतलब क्या होता है? CSSM का फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। इसको भी लिख लो, कई बार ये फुल फॉर्म्स भी पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। और फिर है MCH। MCH का फुल फॉर्म होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या है? RCH और CSSM जो है ये मैटरनल चाइल्ड हेल्थ MCH के ही पार्ट्स हैं, तो ये ट्रू होता है। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ TNAI यानी कि ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, ट्रू। सिफिलिस गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी ट्रू है। The other name of rapid sand filter is biological filter, नहीं, ये biological filter ना होके ये मैकेनिकल फिल्टर होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विटामिन C डेफिशिएंसी। आपको ये बताना है विटामिन C की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो नहीं, ये फॉल्स है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन फिर से वही डाल दिया कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेस, यानी कि विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो ये स्कर्वी होता है।
इसका प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर ग्लूकोज है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोज यूरिया। ये सब मैंने आपको बता रखा है कई बार कि प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर, पस आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, या फिर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या क्या टर्म्स होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केयर स्टैंड्स फॉर। तो केयर का फुल फॉर्म जो है, मेनली तो हमारा नर्सिंग में केयर का फुल फॉर्म ये माना जाता है, मैं लिख दे रहा हूँ, C फॉर कंपैशन, A for attention, R for respect, और E for empathy। ठीक है, फिर ये अच्छा फिर फिलिंग द ब्लैंक्स बचे थे। तो हमारा फोर्थ है फिलिंग द ब्लैंक्स, विटामिन B2 इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया सारे विटामिन के जो विटामिन बी के जो टाइप्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, तो देख लो, ये विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और इसको अच्छे से याद कर लेना, ये आता ही है जरूर से हर पेपर में। तो B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। फ्लेविन, ठीक है। फिर मेडिकल टर्म फॉर हेड लाइस, हेड लाइस का मतलब क्या होता है? हिंदी में मैं पढ़ के बता देता हूँ, आराम से आप लोग समझ जाओगे। सिर की जू के लिए चिकित्सा शब्द, यानी कि सर में जो जुए पड़ जाते हैं तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? पेडिकुलोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे, तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन सारे पढ़ देता हूँ आपको, फिर उसके बाद एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर्स को। तो पहला है क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाउसिंग, यानी कि अच्छा घर बनाने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे घर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट बताइए आप क्या है। राइट अबाउट दी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस डाइट, अगर कोई मान लो बैलेंस डाइट ले रहा है तो उससे उसकी हेल्थ पर क्या बेनिफिट्स होंगे ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं और उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये बताना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग, यानी कि खाना बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, कितना कुक करना है, कितनी देर तक कुक करना है, ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा फिर। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मिनरल्स, मिनरल्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर सिक्स क्वेश्चन है, रोल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग, काउंसलिंग के अंदर नर्स का क्या रोल होता है। सारे ही क्वेश्चंस इजी हैं, आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके आंसर्स को समझते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाउसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाउसिंग। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, सफिशिएंट रूम फॉर स्लीपिंग, कुकिंग एंड लिविंग, यानी कि अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए जिसमें कि क्या हो सके, आराम से इंसान सो सके, खाना बना सके और रह सके। बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए और इन्फेक्शंस को क्या है, स्प्रेड होने से बचाना है वहाँ पे। ठीक है, अगर ज़्यादा मान लो लोग रहेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करना है ताकि इन्फेक्शंस ना फैलें आसानी से। फिर दूसरा पॉइंट है प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी घर है तो उसमें विंडोज़ होने चाहिए, विंडोज़ नहीं है तो वेंटिलेटर मतलब वेंटिलेटर करने के लिए
एक फैंस होते हैं वो लगे होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैंस, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। रिमूव इंडोर पॉल्यूटेंट्स एंड मेंटेन ऑक्सीजन लेवल। हाँ, वही जो जी वेंटिलेशन अगर होगा अच्छे से तो बाहर की फ्रेश एयर अंदर आएगी, जिससे कि जो घर के अंदर जो पोल्यूशन है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहेगा घर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यानी कि अच्छा घर वही कहलाएगा जिसके अंदर क्या हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो। Continuous access to clean water for drinking, cooking and cleaning prevents waterborne disease, यानी कि साफ पानी आना चाहिए घर के अंदर जिसका हम यूज़ कर सकें खाना बनाने में, पीने के लिए और साफ सफाई के लिए, और उसके अंदर क्या हो कोई भी वाटरबॉर्न डिजीजेस ना हो। वाटरबॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं, तो कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि घर के अंदर जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होगा, जो भी वेस्ट होगा उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। सीवेज का जो है उसका एक पूरा सेटअप होना चाहिए घर के अंदर। ठीक है। और जैसे कि अगर अच्छा आपका जो सीवेज सिस्टम होगा तब घर के अंदर क्या होंगे, मच्छर भी कम आएंगे। लाइटिंग, फिफ्थ पॉइंट है लाइटिंग। आपके अंदर घर के अंदर क्या हो, नेचुरल लाइट आनी चाहिए दिन के समय में, और प्रॉपर आर्टिफिशियल लाइटिंग एट नाइट फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट, यानी कि दिन में क्या मतलब इतना वेंटिलेशन देना चाहिए कि जो है लाइट बाहर की नेचुरल लाइट घर के अंदर आ सके, और दिन और रात में क्या हो आपका जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आप ऑपरेट करो। फिर उसके बाद है सेफ्टी। सेफ्टी यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, मतलब नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए, वॉल्स रूफ सब अच्छे होने चाहिए कि मान लो कोई हजार्ड आता है, यानी कि कोई अर्थक्वेक आता है या मान लो ज़्यादा बारिश होती है तो वो गिरे नहीं। ये क्या होना चाहिए, फायर, फ्लड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स अगर मान लो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे तो उससे बचाने के लिए वैसे आपको बिल्ड करना है। पेस्ट एंड वेक्टर कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल आजकल बहुत चल रहा है, लोग करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मॉस्किटो, रैट्स, इंसेक्ट्स ये सब क्या है नहीं आ पाते हैं घर के अंदर, ये सब करवाते रहना है। कंफर्ट एंड प्राइवेसी प्रोवाइड्स पर्सनल स्पेस फॉर फैमिली मेंबर एंड इंश्योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। एसेसिबल, आसानी से मतलब रोड्स आसपास में होनी चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, हेल्थ सेंटर होने चाहिए, स्कूल, मार्केट ये सब पास में होना चाहिए जिससे कि जो डेली लिविंग है वो आसान बन सके। फिर अफोर्डेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली जो फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस है उसके हिसाब से वो वहाँ पे रहना अफोर्ड कर सके, और सेफ होना चाहिए। बस ये सब पॉइंट्स हैं, हम देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, अ बैलेंस डाइट इज द इनटेक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन राइट प्रोपोर्शन दैट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी कि बैलेंस डाइट एक तरह की डाइट होती है जिसके अंदर हम कई सारे डिफरेंट फूड्स को लेते हैं, एक और जो है एक अच्छी प्रोपोर्शन में, यानी कि एक अच्छे रेशियो में, जिससे कि हमारी बॉडी को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सकें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, और जो मेंटेनिंग गुड हेल्थ के लिए। अब बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस डाइट, पहले तो आपको पता हो न्यूट्रिएंट्स, आपको पता होंगे कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, ये सब क्या है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये डेफिनेशन थी बैलेंस डाइट की। अब हम हेल्थ बेनिफिट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बैलेंस डाइट अगर कोई इंसान लेता है तो उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सप्लाई सफिशिएंट कैलोरीज टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज एंड मेंटेन बॉडी फंक्शन। इससे क्या होगा, जो भी हमको डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज का वो मिलेगा और हमारा जो बॉडी का फंक्शनिंग है वो नॉर्मली चल सकेगा। सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है बैलेंस डाइट, एसेंशियल फॉर चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स टू सपोर्ट देयर टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरत चिल्ड्रेंस को, प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, और उनके अंदर क्योंकि ग्रोथ जल्दी हो रही होती है तो उनको प्रॉपर्ली हेल्प करेगा ग्रोथ में। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्ट करता है बैलेंस डाइट, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन इम्प्रूव्स बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। क्या बैलेंस डाइट लेने से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। अगर कोई अच्छी डाइट ले रहा है तो उससे माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों से ही बचेगा वो। फिर रिड्यूसेस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अगर कोई बैलेंस डाइट ले रहा है तो उससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर के चांसेस कम रहते हैं। मेंटेन्स हेल्दी वेट। अगर कोई बैलेंस डाइट लेगा तो उसकी बॉडी में क्या होगा, नॉर्मल जो हेल्दी वेट होता है वो मेंटेन रहेगा। हेल्प्स प्रिवेंट अनवांटेड वेट गेन और लॉस। इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। बैलेंस डाइट जिसके अंदर ओमेगा 3 विटामिन्स, मिनरल्स होंगे तो ब्रेन के फंक्शन को अच्छा बनाएंगे, स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन के रिस्क कम होंगे। Enhances digestion. Dietary fiber helps prevent constipation and supports gut health. तो जो हम फाइबर का इंटेक करते हैं उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और गट की हेल्थ अच्छी रहती है। प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स, टीथ, इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है। increases longevity and quality of life. Overall health improvement leads to longer, healthier and more active life. ठीक है, इससे क्या होता है, लाइफ और अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, जिससे कि इंसान ज़्यादा समय तक जी सकता है हेल्दी और एक्टिव होके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। तो नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहला तो इफेक्ट क्या होता है, हियरिंग प्रॉब्लम होता है। अगर आस पास आपके नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, कहीं लाउड नॉइस सुनाई दे रही है तो उससे क्या होता है, हियरिंग लॉस या लोग बहरे भी हो सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि रात में अगर नॉइज होगा तो सही से इंसान सो नहीं पाएगा, जिससे कि वो इरिटेबल हो जाएगा और फटीग होगा। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, इससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन से स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, यानी कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर ये बढ़ेगा। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होगी, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर ज़्यादा देर तक नॉइज पोल्यूशन में कोई इंसान रहेगा तो उससे क्या होगा, चांसेस बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के और रिस्क रहता है हार्ट प्रॉब्लम का। रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन नॉइसी इन्वायरमेंट, लोअरिंग प्रोडक्टिविटी। क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पे नॉइस हो रहा है, अगर मैं मान लो ये वीडियो ही मैं बना रहा हूँ, अभी इस टाइम अगर यहाँ बैकग्राउंड में नॉइस रहता, कोई बहुत बढ़िया से गाना लगा के बैठा होता, तो क्या हम लोग पढ़ पाते इतने आराम से? नहीं, आपको समझ में नहीं आता और मैं उतनी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी नहीं कर पाता। ठीक है, और गुस्सा भी आता कि अरे यार क्या आप बजा रहे हो। ठीक है, तो यही है, कॉन्सेंट्रेशन आपका कम हो जाता है। Interference with communication. Loud noise makes conversation difficult, affecting safety and relationship. ठीक है, इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। Impacts on children, delayed learning, poor academic performance and behavioral issues. बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, नॉइस रहेगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जिससे कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होगा और बिहेवियर इश्यूज भी होंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी, अफेक्टिंग ब्रीडिंग एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स।
ये सब चीज़ें अफेक्ट होंगी इससे। तो अब इससे हम बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सोर्स कंट्रोल करना है, यानी कि व्हीकल, मशीन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में साइलेंसर का यूज़ करना है। अर्बन प्लानिंग सेट इंडस्ट्रीज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, यानी कि जैसे कि हर जगह पे होता है कि रेलवे स्टेशन, इंडस्ट्री, एयरपोर्ट थोड़ी दूर दूर पे होते हैं, ताकि वहाँ से नॉइज पोल्यूशन जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ना आए, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे कम से कम नॉइज पोल्यूशन हो। यूज ऑफ नॉइज बैरियर्स, प्लांट ट्रीज, क्रिएट ग्रीन बेल्ट एंड कंस्ट्रक्ट साउंड प्रूफ वॉल्स। तो नॉइज बैरियर्स हम बना सकते हैं। अब पेड़ क्या करते हैं, नॉइज एब्जॉर्ब करते हैं, वो नॉइज एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम प्लांट करें अगर ट्री तो उससे हम एक ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर सकेंगे, जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कम होगा। साउंड प्रूफ वॉल्स को हम बिल्ड करें। रेगुलेशन एंड लॉज, enforce permissible noise level standard, restricted use of लाउड स्पीकर एंड लाइट। मतलब लॉज जैसे आजकल हमारे यूपी के अंदर तो लॉ है ना कि रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर आप नहीं बजा सकते हो, तो वैसे लॉज बिल्ड करना ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, जिनको सोना है उनको भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया था। Public awareness, educate people about harmful effects and promote use of low noise devices, यानी कि पब्लिक को अवेयर करें ताकि वो जो है इसके इफेक्ट से बच सकें और वो लो नॉइज डिवाइसेस का यूज़ करें। पर्सनल प्रोटेक्शन, अगर मान लो कहीं पे होता है तो आप ईयर प्लग्स लगा लो, ईयर मफ्स लगा लो नॉइजी वर्क प्लेस में। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एंड मशीनरी, क्या होगा, व्हीकल्स का क्या होता है, लोग बाइक की सर्विसिंग ही नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कहीं खट 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 कर रहा है बाइक, कहीं इंजन आवाज़ कर रहा है ज़्यादा, उससे क्या होता है सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो एयर पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, मेंटेनेंस करके रखना है, ये सब करना है ताकि आपका पोल्यूशन कम हो। एयर और नॉइस दोनों ही पोल्यूशन कम करेगा अगर आप मेंटेनेंस कराओगे, सर्विसिंग कराओगे, तो ऐसा होगा। जोनिंग, डिजाइन साइलेंट जोन नियर स्कूल, हॉस्पिटल एंड कोर्ट। क्या होता है, एक जोन में डिवाइड करना होता है आपको इसके अंदर कि ये साइलेंट जोन्स रहेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल के आसपास, स्कूल के आसपास या फिर कोर्ट के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग में क्या क्या चीज़ें आपको करना है। प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमें ऐसा कुकिंग मेथड का यूज़ करना है जिससे कि जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो बचे रहें। जैसे कि मान लो कुछ फूड्स हैं जिनको सिर्फ बॉईल करना है होता है, या किसी को सिर्फ स्टीम करना होता है, जिससे कि उसके विटामिन्स और मिनरल लॉस ना हो। improve digestibility, cooking breaks down the complex food component, making them easier to digest and absorb। कुकिंग से क्या होता है कि डाइजेशन आराम से हो सकता है। कुकिंग से जो होता है, जो हार्ड फूड सब्सटेंस होता है उसको वो और इजी बना देता है, ताकि वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट कर सके और उसके अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सके। इनहेंस फ्लेवर एंड एरोमा, एरोमा यानी कि स्मेल और फ्लेवर, टेस्ट, ये सबको इनहेंस कर देती है कुकिंग। डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हीट की वजह से क्या होता है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि फूड जो होता है वो सेफ बन जाता है खाने के लिए। इम्प्रूव टेक्सचर एंड अपीयरेंस, cooking softens the tough fiber and improve color and makes food appealing। मतलब क्या होता है कि ये जो कुकिंग की वजह से जो टफ फाइबर्स होते हैं, जो सब्जियां होती नहीं, ये उसको पहले देखो तो कितना अजीब सा लगता है, फिर कुकिंग के बाद उसका कलर थोड़ा सा इम्प्रूव होता रहता है, जिससे कि फूड और आसानी से मतलब इच्छा करेगा इंसान का खाने के लिए। और एक और प्रिंसिपल होता है यहाँ पे कि हमें ओवर कुकिंग को अवॉइड करना है। ये नहीं कि एक बार चढ़ा दिया गैस पे तो पक रहा है पक रहा है पक रहा है, जैसे कि उसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, हीट की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मर जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, टेस्ट खराब हो जाता है।
और बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है खाना जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये नहीं करना है, ओवर कुकिंग नहीं करनी है आपको। यूज़ अप्रोप्रिएट हीट मेथड्स, क्या करना है, हीटिंग मेथड्स का अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है। जैसे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्टीम से कुछ चीज़ों को कुक किया जाता है, कुछ को फ्राई किया जाता है, कुछ की बेकिंग की जाती है। तो ये सबका जैसे जो फूड है उसका वो मेथड यूज़ करना है और हीट को कंट्रोल करके रखना है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब हीटिंग को कंट्रोल करना है जिससे कि न्यूट्रिएंट जो है वो किल ना हो। प्रिवेंट कंटामिनेशन, यानी कि हाइजीन मेंटेन करके रखना है खाना बनाते टाइम और खाना सर्व करने के टाइम भी, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। मेंटेन नेचुरल टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पाइसेस का यूज़ ना करें, ज़्यादा नमक या चीनी का यूज़ ना करें, क्योंकि जो नेचुरल फ्लेवर होता है, जो नेचुरल टेस्ट होता है, वही सबसे बेस्ट होता है। इकोनॉमिकल एंड सेफ, ऐसे चीज़ों का यूज़ करिए जिससे कि क्या हो, जो इकोनॉमिक हो, जिसमें ज़्यादा मतलब खर्च ना हो, टाइम बचे आपका और सेफ रहे वो खाने के लिए, जिससे कि क्वालिटी मेंटेन रहे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट ऑन मिनरल्स। मिनरल्स पे आपको शॉर्ट नोट बनाना है यहाँ पे, तो बताता हूँ मैं। पहले तो आपको मिनरल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी टू परफॉर्म एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड मेंटेन गुड। क्या है, मिनरल्स एक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि हमारी बॉडी को इसकी बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है और ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का क्या होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं और गुड हेल्थ के लिए ये ज़रूरी होता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन है मैक्रो मिनरल एंड माइक्रो मिनरल, यानी कि जो हमको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं मैक्रो, और जो हमें कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं वो माइक्रो होते हैं। तो मैक्रो में क्या क्या आता है, कैल्शियम फास्फोरस सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फर, ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि हमारा आयरन, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, कॉपर, सेलेनियम, ये सब कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो बोन और टीथ की हेल्थ अच्छा रखने के लिए, उसके फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस ज़रूरी होता है। ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। और भी पॉइंट्स हैं, एंजाइम एक्टिवेशन, यानी कि मैनी मिनरल्स एक्ट एज को फैक्टर फॉर एंजाइम, जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम कुछ एंजाइम्स को जो है एक्टिवेट करने का काम करते हैं। नर्व एंड मसल फंक्शन, नर्व्स एंड मसल फंक्शन में कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम हेल्प्स इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा कि नर्व्स इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर आयन आपको पता होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होते हैं। तो हमारे सेल्स के अंदर कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, और वहाँ पे एक बैरियर बनता है कि ये अंदर इंटर कर जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स में। ये सब चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। हमारे सेल्स के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन पोटेशियम होता है। जब पोटेशियम सेल के अंदर इंटर करता है तो वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन फंक्शन क्या रहता है, तो आयोडीन क्या है, ये थायराइड हार्मोन, सेलेनियम एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है सेलेनियम। आयोडीन क्या है, थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके सोर्सेस क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। तो सोर्सेस क्या है, मेनली मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से हमको कैल्शियम मिल जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आयरन मिलेगा, सीरियल से हमको क्या मिलेगा, सीरियल्स में कई सारे मिल जाएंगे, पल्सेस से भी
मीट में भी फिश, एग्स, नट, सीड्स एंड आयोडिनाइज सॉल्ट, इससे क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलेगा। अब डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर एंड क्रिएटिनिज्म होता है, जिंक की कमी की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है और डिले वुंड हीलिंग होती है। ठीक है, मतलब घाव जल्दी नहीं ठीक होते हैं। और ये भी ज़रूरी है, अगर मान लो कुछ मिनरल्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर चले गए तो उससे भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे कि ओवर कंजप्शन में लीड टू हेल्थ इश्यूज, एक्सेस फ्लोराइड कॉज फ्लोरोसिस एंड हाई सोडियम में कॉज हाइपरटेंशन। ठीक है, ज़्यादा सोडियम लोगे तो हाइपरटेंशन हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे रोल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग, काउंसलिंग के अंदर नर्स के क्या रोल होते हैं, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करना होता है यहाँ पे, और एक रिस्पेक्ट बिल्ड करनी होती है सबसे पहले तो पेशेंट से नर्स में। ठीक है, पेशेंट और नर्स के बीच में क्या करना है, इसके अंदर एक सेफ स्पेस को बिल्ड करना है, कंफर्टेबल नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट रखना है, यानी कि पेशेंट को जज नहीं करना है, उसको अपनी फीलिंग्स को और उसके जो कंसर्न्स हैं उसको शेयर करने देना है। असेसमेंट ऑफ नीड, identify the patient's physical, emotional, social, psychological problems through active listening and observation। यहाँ पे पेशेंट का क्या है, हमें उसकी ज़रूरतों को क्या है असेस करना है, पेशेंट के फिजिकल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को थ्रू एक्टिव लिसनिंग, बस उसकी बातों को सुनना है हमको। ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अगर पेशेंट को स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन कुछ भी है तो उसको हम लोग को समझना है उसकी बात को और उसे समझाने की कोशिश करना है, उसको सपोर्ट करना है वहाँ पे। एजुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और उसकी फैमिली को जो है एजुकेट करना है। प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट हेल्थ इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज, ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड प्रिवेंटिव केयर, मतलब पेशेंट के जो फैमिली और उसको जो है पूरी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि उसको क्या डिजीज़ हुई है, उसके क्या ट्रीटमेंट है, वहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंजेस कैसे कर सकते हैं हम, और प्रिवेंटिव केयर कैसे प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना है पेशेंट का। अगर मान लो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपनी हेल्थ पे, ट्रीटमेंट प्लान पे, रिहैबिलिटेशन पे, तो उसका हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है। गाइडिंग बिहेवियर चेंज, यानी कि पेशेंट का जो बिहेवियर चेंज है, जैसे कि मान लो अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसे हम स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलेंगे, डाइट अच्छी नहीं ले रहा तो प्रॉपर डाइट लेने के लिए कहेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, मेडिकेशंस को लेने के लिए बोलेंगे। क्राइसिस इंटरवेंशन, यानी कि ऑफर इमीडिएट काउंसलिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, ट्रॉमा एंड लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस। अगर मान लो कोई इमरजेंसी है, ट्रॉमा है, लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस के टाइम पे वहाँ पे हमें उसकी काउंसलिंग करनी है। रेफरल्स टू स्पेशलिस्ट, यानी कि अगर मान लो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग रेफ़र करेंगे। अगर उसको मान लो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो उसे हम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर और अदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारा मेंटल हेल्थ के लिए जो सपोर्ट करते हैं उनको, उनके पास उसको हम रेफ़र करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे। जो भी बातें हुई हैं काउंसलिंग के बीच में उसे हमें किसी से का साथ में शेयर नहीं करना है। फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन, मॉनिटर प्रोग्रेस, प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग इंटरवेंशन। इवेल्युएशन करना ही होता है, कोई भी प्रोसीजर हो कुछ भी हो उसके लास्ट में, तो ऐसे ही काउंसलिंग के लास्ट में इवेलुएट करना है कि आपकी काउंसलिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रही। और पेशेंट को क्या करना है, उसका फॉलोअप के लिए उसको बुलाते रहना है ताकि हमको पता चले उसने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। चलिए फिर अब हम लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रूबेला।
राइट अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रूबेला, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ रूबेला। यानी कि रूबेला का यहाँ पे हमको कॉजेटिव एजेंट, उसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है और उसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, इसको हमको बताना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रूबेला, रूबेला क्या होता है? रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है जिसके अंदर क्या होता है? फीवर, रैशेस और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है। ये क्या है? इट इज स्पेशली डेंजरस इन प्रेग्नेंट वुमेन्स एज इट कैन कॉज कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इन द फीटस। ये क्या होता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि रूबेला की वजह से कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है बेबी के अंदर, यानी कि फीटस के अंदर। ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है रूबेला वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस होता है जो कि बिलोंग करता है मेटोनेविरिडाई फैमिली से। सॉरी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में यानी कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब कोई इन्फेक्टेड फंक्शन जो होता है, इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, जब कफ करता है, स्नीज करता है, तब बाहर रिलीज होते हैं। और अगर उस जो ड्रॉपलेट्स हैं उसको कोई और पर्सन, हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसके अंदर हो जाता है। इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकता है और वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि प्लासेंटा के थ्रू प्रेग्नेंट मदर से फीटस के अंदर भी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रूबेला। रूबेला के प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं? पहला, इसके लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। एमएमआर यानी कि मीजल्स, मम, रूबेला। मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन ये क्या है? इसकी 2 डोज दी जाती है, एक बूस्टर भी दी जाती है। ठीक है, 3 डोज होती है टोटल, पर मेन पहले डोज 1, डोज 2, MR1, MR सेकेंड होता है। पहला जो होता है 9 से 12 मंथ के बीच लगती है और दूसरी 15 से 18 मंथ्स के बीच में लगती है एज पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, यानी कि जिस वुमेन की जो है चाइल्ड बियरिंग एज है तो उनका भी हम इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम ना हो, उनके अंदर भी हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको रूबेला हुआ है तो उसको आइसोलेट करेंगे जहाँ अवे मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और कोई भी वहाँ पे ना हो, ताकि स्प्रेड ना हो सके। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट द सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। फिर फिफ्थ है हमारा एंटीनेटल स्क्रीनिंग, यानी कि रूटीन रूबेला एंटीबॉडीज का स्क्रीनिंग करेंगे हम प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर में। ठीक है, एंटीनेटल चेकअप्स के टाइम पे हम रूबेला को टेस्ट करेंगे कि रूबेला तो नहीं प्रेजेंट है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एवी एड्स, यानी ऑडियो विजुअल एड्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवी एड एंड एक्सप्लेन अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एवी एड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स डिफिनेशन क्या है? एवी एड्स आर द एजुकेशनल टूल दैट यूज हियरिंग, ऑडियो एंड सीइंग, यानी कि विजुअल सेंसेस टू इम्प्रूव द लर्निंग एंड मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। ये क्या होता है? एवी एड्स हमारे एक एजुकेशनल टूल है जिसके अंदर ऑडियो और विजुअल दोनों ही सेंसेस का यूज करके हम लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, इफेक्टिव और क्लियर बनाते हैं। ठीक है, इसके पर्पस क्या रहते हैं? लर्निंग को इजी और सिंपल बनाने के लिए, क्लियर करने के लिए, अट्रैक्ट एंड होल्ड अटेंशन ऑफ लर्नर। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे एक स्लाइड्स चल रही है, ये विजुअल कंपोनेंट है और मैं बोल रहा हूँ ये ऑडियो कंपोनेंट है। तो ये आपको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, आपको होल्ड करके रखा हुआ है। सेव टाइम बाय एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इजिली। इससे क्या होता है? आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। इससे क्या होता है? अच्छे से आप समझ पाते हो और आपकी जो रिटेंशन होती है नॉलेज की वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है। प्रोवाइड अ रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, मोटिवेट्स एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन लर्नर्स, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, विजुअल एंड ऑडिटरी। यानी कि इसमें क्या होता है? एवी एड्स में हमारे 2 सेंसेस का यूज हो रहा है।
एक ऑडिटरी, एक विजुअल, जिससे कि हमारे ऊपर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, हमको ज़्यादा देर तक वो चीज़ें याद रहती हैं, वो बातें। ठीक है, अब 2 टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स देखते हैं हम लोग। पहला तो प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं, दूसरा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है ताकि डिस्प्ले किया जाए कंटेंट को, और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर इसमें कोई भी प्रोजेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें डायरेक्टली किया जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, प्रोजेक्टेड एड्स के एग्जांपल क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जैसे पीपीटी, जैसे अभी मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स या आपके लैब्स के अंदर, थिएटर्स के अंदर ये सब यूज़ किया जाता है। एलसीडी एलईडी प्रोजेक्टर्स फॉर वीडियो एंड एनिमेशन, ये क्या होता है, हेल्पफुल इन लार्ज क्लासरूम और सेमिनार टू प्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन क्लियरली। ये सेमिनार्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम दे पाएँ। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है, इसके अंदर कोई प्रोजेक्टर का यूज़ नहीं किया जाता, कोई डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ डायरेक्टली नहीं किया जाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं चार्ट्स, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, स्पेसिमेन, मैप्स, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आता है। ये कभी यूजफुल होता है, जैसे स्मॉल ग्रुप है, आपका मान लो 20 बच्चे 30 बच्चों की क्लास है, तो उसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, गांव वाले एरियाज में क्या है, प्रोजेक्टर और मॉनिटर्स का उतना नहीं होता है, सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ पे इसी का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड मेनली यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन न्यूट्रिशन, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ फूड, एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग जल्दी से। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक्स इन एंड यूटिलाइज फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी खाने को लेती है अंदर और उसको यूटिलाइज करती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग, मान लो जो सेल्स खराब हो गई उसको रिपेयर करने के लिए, या और मेंटेन करके रखने के लिए ओवरऑल हेल्थ। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इतना इसमें प्रोसेस होते हैं। अब फंक्शन ऑफ फूड पूछा था, तो फंक्शन ऑफ फूड क्या है, मेनली तो प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट सप्लाई एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटीज, promotes growth and repair, प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज। इसीलिए क्या होता है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेसेस, क्या होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड नर्व फंक्शन एंड हार्मोन्स एक्टिविटीज। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज, यानी क्या क्या है, बैलेंस फूड क्या होता है, स्ट्रेंथन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, एनर्जी फ्रॉम फूड हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, एक तो उस तरीके से, एक मेटाबॉलिज्म में भी हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे हीट का भी प्रोडक्शन हो जाता है, तो उससे भी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इम्प्रूव्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, क्या होता है, न्यूट्रिशन की वजह से हमारा जो ब्रेन और हमारे मूड और कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द न्यूट्रिशन, तो एज सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, अडल्ट, एल्डरली हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड्स। सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, तो उसी हिसाब से हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। जेंडर, जेंडर की भी डिफरेंट नीड्स होती है। मेल्स ऑफन रिक्वायर मोर कैलोरीज प्रोटीन एंड फीमेल नीड्स मोर आयरन एंड कैल्शियम स्पेशली इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। समझे आप लोग कि मेल्स को क्या होता है, ज़्यादा कैलोरी और ज़्यादा प्रोटीन का यूज़ होता है, और फीमेल्स के अंदर क्या होता है, आयरन और कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो उसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हेल्थ स्टेटस मेंटेन, अगर मान लो
इलनेस है, इंजरी है, सर्जरी है, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम अफेक्ट्स एक्सेस टू क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ फूड। बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है कि अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तभी तो आप अच्छा क्वालिटी फूड और वैरायटी ऑफ फूड्स ले पाएंगे, नहीं तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे। कल्चरल एंड रीजनल बिलीव्स, फूड हैबिट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन ट्रेडिशन एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, हर कल्चर में, हर रिलीजन में अलग अलग फूड की हैबिट्स होती हैं। कुछ लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं, कुछ नॉनवेज नहीं प्रेफर करते हैं, कुछ लोग क्या होता है दोनों ही प्रेफर करते हैं। तो सबका अपना अपना बिलीव्स हैं, तो उनमें उसमें कुछ आप बोल नहीं सकते हो किसी को, सबके अपने अपने राइट्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इमोशनल स्टेट कैन अफेक्ट एपेटाइट एंड ईटिंग पैटर्न। क्या होता है, आपकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर मान लो कोई स्ट्रेस में है तो वो खाना नहीं खा पाएगा, डिप्रेशन में है तो उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा, इमोशनल स्टेट अगर मान लो बहुत ज़्यादा रो रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो वो खाना सही से नहीं खा पाएगा। फिजिकल एक्टिविटी क्या है, एक्टिव इंडिविजुअल्स नीड्स मोर एनर्जी न्यूट्रिएंट्स देन सेडेंटरी पर्सन, यानी कि मान लो जो पर्सन है फिजिकल एक्टिविटी जो ज़्यादा कर रहा है, मान लो जो लेबर कर रहा है, फिजिकल लेबर कर रहा है, तो उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे। और जो लोग ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कहीं जा नहीं रहे हैं, आराम से बैठे हैं, कार में घूम रहे हैं, तो उनको कम खाने की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से होता है। फूड अवेलेबिलिटी, सीजनल एंड जियोग्राफिकल अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस न्यूट्रिशन। क्या होता है कि कुछ एरियाज में मतलब हर हर जगह पे क्या होता है, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनकी वजह से भी न्यूट्रिशनल इफेक्ट होता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट बैलेंस डाइट इन्फ्लुएंस फूड चॉइसेस। कि पहले क्या होता है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि क्या खाने से हमको कितना कैलोरीज मिलेगा, किसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये कैसे हेल्प करेगा हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, तो वहाँ पे लोग गलत चॉइस ले लेते थे। इसलिए अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, एजुकेट करना है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर आंसर हम देखेंगे। डिफाइन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, write the essential elements of primary health care, explain about the principles of primary health care। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहले पूछा है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और फिर उसके प्रिंसिपल्स पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिफिनेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूछा गया था आपसे, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, जैसे पीएससी शॉर्ट में बोलता है, इज अ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम, प्रोवाइड बेसिक, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज टू रूरल एंड सर्बन सेमी अर्बन पॉपुलेशन। ये क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा बनाया जाता है वहाँ पे। ये जैसे इंडिविजुअल और हेल्थ केयर सिस्टम में एक पहला कांटेक्ट बनता है कि मान लो अगर कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले पीएससी पे आएगा, फिर उसके अगर वहाँ पे डायग्नोज हुआ अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको, तो उसको वहाँ से रेफर किया जाता है। तो ये क्या होता है, पहला कांटेक्ट पॉइंट बनता है, फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट, ये भी याद रखना आप लोग। प्रोवाइड बेसिक, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि इसको कितनी, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि एक पीएससी कितने की पॉपुलेशन पे बनता है, तो एक पीएससी जो होता है वो 30,000 की पॉपुलेशन पे बनाया जाता है प्लेन एरियाज के अंदर, और 20,000 की पॉपुलेशन पे बनाया जाता है हिली एरियाज यानी कि ट्राइबल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के जो एलिमेंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला है हमारा हेल्थ एजुकेशन अबाउट द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, adequate supply for safe water and basic sanitation, maternal and child health care including family planning, immunization against major infections, prevention and control of endemic disease, appropriate treatment for common disease and injuries,
प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स फॉर कॉमन एलिमेंट्स। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, इसको याद रखने के लिए। आपका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो आप एलिमेंट्स में देख लो कितने इसमें लेटर्स हैं, ई एल ई एम ई एन पी एस, यानी कि इसमें कितने लेटर्स हुए, 8 हुए टोटल लेटर्स, 8 लेटर्स हैं। तो 8 पॉइंट्स होते हैं आपका, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, आपको याद रखना है। और इसी एलिमेंट वर्ड से ही आप याद रख सकते हो। सबसे पहला क्या है, एजुकेशन, पहला ई हो गया यहाँ पे। फिर एल होगा, एल से क्या होता है आपका, एल से ये जो कॉमन डिजीज, ये एंडेमिक, जो एंडेमिक डिजीजेस होती हैं इनको लोकल डिजीज भी बोलते हैं ना, तो ये एल से ये हो जाएगा। फिर ई आएगा दूसरा, ई से ये एसेंशियल ड्रग्स। फिर जो एल ई एम होगा ना, एम से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एम ई एन टी। फिर से ई आया, तो अब इस वाले ई का मतलब क्या होता है, इस वाले ई का मतलब इम्यूनाइजेशन, याद रखना। होता तो आई से है, पर आप यहाँ से ई से याद रखना, इम्यूनाइजेशन, एल ई ई। फिर एन टी एस, यानी एन से क्या होगा, न्यूट्रिशन, ये वाला प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन, एन। फिर आएगा टी, फिर से आपका टी आया, तो अब यहाँ पे टी का क्या होगा, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। फिर एस से क्या होगा आपका, ये सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। हो गया ना पूरा आपका एलिमेंट से। आप ऐसे याद रख सकते हो, कई बार ये भी पूछ सकता है कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। आप एलिमेंट्स लेटर, एलिमेंट के लेटर से ही याद रख सकते हो। और उन पॉइंट को भी याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लो। फिर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रिंसिपल्स क्या क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के। पहला प्रिंसिपल होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी हाईलाइट करता हूँ मैं इसको। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी हैं वो सबके लिए बराबर की क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए, सबके लिए, ठीक है, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल पीपल्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दूसरा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें क्या करना है, सबका इन्वॉल्वमेंट करना है, जितनी भी मतलब फैमिली, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज में सबका इन्वॉल्वमेंट करके तब हमको कोई भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करनी है। फिर तीसरा है हमारा इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है कि जैसे स्कूल्स के अंदर जाके हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, एग्रीकल्चर अच्छा बनाने के लिए वहाँ पे उनको हम लोग गाइड करें, वाटर सैनिटेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम गांव के लेवल पे जाके, छोटे छोटे जो सब एरियाज होते हैं वहाँ पे जाके हम लोगों को घर घर जाके आप एजुकेट कर सकते हो, बैनर्स के थ्रू, आप पैम्पलेट्स के थ्रू, या फिर वहाँ पे जाके आप नुक्कड़ नाटक करके भी एजुकेट कर सकते हो। तो ये क्या है, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर, सैनिटेशन, सबका यूज करके हम एक ओवरऑल हेल्थ का बनाएंगे, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी कि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है जो कि सिंपल हो, साइंटिफिक हो और कल्चरली सब एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। सिंपल, साइंटिफिक एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ताकि लोग कम्युनिटी मेंटेन्ड रहे, वहाँ पे कम्युनिटी में कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। मेन तो यही 4 पॉइंट थे, बट 2 और एक्स्ट्रा मुझे मिले तो मैंने उसको भी ऐड किया। फोकस ऑन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पे फोकस करना है, यानी कि प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर प्रोवाइड करनी है हमको। सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल होनी चाहिए, जो भी मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सस्टेनेबल और अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर लाइटिंग
और एक्सप्लेन अबाउट द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग। ओके, अभी हम लोग आंसर करते हैं। देखो, प्रॉपर लाइटिंग का मतलब क्या है? क्या प्रॉपर लाइटिंग का मतलब है? प्रॉपर लाइटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वेल अरेंज्ड लाइट्स इन अ प्लेस so that people can see clearly without eye strain, accident and discomfort। यानी कि प्रॉपर लाइटिंग का मतलब क्या है? एक एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए जिस कोई भी प्लेस में जहाँ पे जो लोग हैं वो आसानी से चीज़ों को देख सकें बिना उनकी आंखों पे स्ट्रेन पड़े, एक्सीडेंट हुए या डिस्कम्फर्ट हुए। ठीक है, इट शुड बी सफिशिएंट, सेफ एंड सुइटेबल फॉर द टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म। यानी कि ये क्या होनी चाहिए? लाइट इतनी होनी चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट हो, सेफ हो और सुइटेबल हो फॉर टाइप ऑफ वर्क। मान लो जैसे कि आप अगर मान लो पढ़ाई कर रहे हो अपनी स्टडी टेबल पर, तो वहां पे आप क्या प्रेफर करोगे? एक लैंप प्रेफर करोगे एलईडी वाला, या फिर आप हाइलोजन लगा लोगे वहां पे? तो जितना हमको जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे ना, तो वहां पे एक लैंप से काम चल जाएगा, हाइलोजन की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हमको यूज करना है और सेफ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टाइप्स ऑफ लाइटिंग पूछा था, तो टाइप्स ऑफ लाइटिंग के अंदर नेचुरल लाइट यानी कि जो हमारा नेचुरल लाइट सोर्सेस हैं, जैसे कि मेनली तो सन लाइट होती है हमारा नेचुरल लाइट का सोर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये हेल्दी होती है, फ्री में अवेलेबल होती है, यूनिवर्सली अवेलेबल है, यानी कि पूरी दुनिया में ही अवेलेबल है भाई सनलाइट। प्रोवाइड्स अल्ट्रावायलेट रेज विच हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस। इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चेंज इन इंटेंसिटी डायरेक्शन थ्रू आउट द डे। क्या होता है? सनलाइट, सन एक साइड से मतलब हमारा ईस्ट से निकल के वेस्ट तक जाता है, तो समझ लो पूरे एरिया में आपका लाइट कर देता है सन। डिपेंड्स ऑन वेदर, सीजन एंड जियोग्राफिक लोकेशन। ये क्या होता है? अलग अलग वेदर्स में सर्दियों में थोड़ा सा कम सनलाइट होती है, बारिश के मौसम में कम होती है, बाकी गर्मियों के सीजन में ज़्यादा सनलाइट होती है। यही चीज़ दिया है। इसके एडवांटेज क्या है? इट इम्प्रूव्स मूड, रिड्यूस स्ट्रेस एंड किल सम जर्म्स एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है? जर्म्स को किल करता है। इसीलिए देखो कोई भी सामान है उसको सनलाइट में रख दिया जाता है ना, अगर कुछ खाने की भी चीज़ है तो उसको सनलाइट में रख दो तो वो जर्म फ्री हो जाता है। तो मूड को अच्छा करने सुबह सुबह आप मान लो वॉक करने चले जाओ, देखो पूरा दिन आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आप हेल्दी फील करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा। फिर क्या है? अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? नॉट अवेलेबल एट नाइट ड्यूरिंग बैड वेदर। रात में अवेलेबल नहीं होती है सनलाइट बैड वेदर की वजह से। में रिक्वायर एडजस्टमेंट्स लाइक विंडो, स्काईलाइट्स एंड कर्टेन्स। मतलब मान लो अब आपको सोना है, रूम के अंदर सनलाइट आएगी तो आप कैसे सोओगे? तो वहाँ पे आपको कर्टेन्स की ज़रूरत है, और अगर रूम के अंदर लाइट नहीं आ रही तो उसके लिए आपको विंडोज़ की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल लाइटिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल लाइटिंग यानी कि ये जो मैन मेड सोर्सेस होते हैं उनसे लाइट प्रोड्यूस की जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, एलईडीज हो गई। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एंड कांस्टेंट ल्यूमिनेशन, यानी कि कंट्रोल्ड वे में रहता है और कांस्टेंट आपको लाइटिंग प्रोवाइड करेगा। कैन बी एडजस्टेड इन इंटेंसिटी, कलर एंड डायरेक्शन। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं खुद से, कितने हमको पावर का, कितने वॉट का हमको बल्ब यूज करना है, क्या कौन से कलर का करना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, ये सब आपके कंट्रोल में होता है। अवेलेबल है हर टाइम रिगार्डलेस ऑफ वेदर और टाइम ऑफ डे। यानी कि ये हर टाइम अवेलेबल होता है, दिन हो रात हो कोई कैसा भी वेदर हो, आप लाइट तो जला ही सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? इनकेंडेंस बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स, एलईडीज, हैलोजन लैम्प्स। इसके एडवांटेजेस बता दिया। रिलायबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सपोर्ट नाइट वर्क एंड एक्टिविटीज। प्रिकॉशंस इसके साथ साथ क्या होते हैं? अवॉइड ग्लेयर, फ्लिकर्स एंड इनसफिशिएंट ब्राइटनेस टू प्रिवेंट आई स्ट्रेन। यानी कि क्या होता है कि लाइट हमको जितना रिक्वायर्ड है, अगर आप बहुत कम लाइट में भी काम करोगे तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे, उससे आंखों पे प्रेशर पड़ेगा। या बहुत ज़्यादा लाइट अगर आपके सामने होगी
तो उसकी वजह से भी आँख पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 5.6। राइट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल क्या होती है, कितने टाइप के मॉस्किटो होते हैं और इनको मॉस्किटो हटाने के लिए इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो दिया है, क्या सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी लगा दिया है। सबसे पहले क्या होता है, पानी के ऊपर मॉस्किटोज एग देते हैं, अडल्ट मॉस्किटो आके एग दिए, फिर उससे क्या होता है, पानी के अंदर लार्वा प्रोड्यूस होता है, लार्वा से प्यूपा प्रोड्यूस होता है और प्यूपा से जो होता है अडल्ट मॉस्किटो बनता है और फिर ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने घर के पास पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि पानी के अंदर ये मॉस्किटो क्या होते हैं और ज्यादा रेप्लिकेट करते हैं, वहां पे एग्स देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखते हैं लाइफ साइकिल। सबसे पहला एग होता है लेड ऑन द सरफेस ऑफ स्टैंड वाटर हैज्ड इन 1 to 2 days। ठीक है, यानी कि सरफेस ऑफ वाटर पे एग्स देते हैं और वो 1 से 2 दिन के अंदर हैज हो जाता है, यानी कि लार्वा प्रोड्यूस होता है। फिर लार्वा क्या है, ये वॉर्म लाइक स्टेज होती है, लिव्स इन वाटर, वाटर के अंदर लिव करता है, फीड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कम्स टू दी सरफेस फॉर एयर। थर्ड स्टेज क्या होती है, प्यूपा, ये ट्रांजिशनल स्टेज होती है, कॉमा शेप्ड का इसमें हो जाता है स्ट्रक्चर, डज नॉट फीड, रिमेन्स इन वाटर एंड डेवलप इनटू एडल्ट। Adult emerge from pupa and flies away, feed on nectars, males and blood फीमेल्स। यानी कि क्या होता है, ये जो अडल्ट फिर निकल आता है प्यूपा से, वो क्या करता है, उड़ जाता है और ये फीड किस पे करते हैं, नेक्टर्स। मेल्स जो होते हैं वो नेक्टर्स पे फीड करते हैं और फीमेल्स क्या होती हैं, वो ब्लड पे फीड करती हैं। इसलिए कहा जाता है ना, औरतें खून चूसती हैं और ये मच्छरों की बात की जा रही है, फीमेल मॉस्किटोज खून चूसते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइटिंग एंड डिजीज ट्रांसमिशन, ये क्या होते हैं, जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं ये बाइटिंग और डिजीज ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंप्लीट साइकिल यूजुअली टेक्स 7 to 14 days डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड स्पीशीज। ठीक है, इसमें 7 से 14 दिन लगता है, टेम्परेचर और स्पीशीज पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्पीशीज पे। अब यहाँ पे कुछ मैंने स्पीशीज आपको दिखाई हुई है टाइप्स में। पहला क्या है हमारा, एनोफ्लीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज मॉस्किटो आपने पढ़ा होगा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मलेरिया। क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है फाइलेरियासिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। एडीज मॉस्किटो क्या करता है, ये डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर ट्रांसमिट करता है। और मेंसोनिया क्या है, ये भी फाइलेरिया को जो है, फाइलेरिया को ट्रांसमिट करता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया ट्रांसमिट करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरिया जापानीज इंसेफ्लाइटिस को ट्रांसमिट करता है, एडीज मॉस्किटो क्या करता है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर को ट्रांसमिट करता है। मेंसोनिया ये क्या है, फाइलेरिया को ट्रांसमिट करता है। अब इसके इरेडिकेशन के लिए, यानी कि मच्छरों को खत्म करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स का यूज कर सकते हैं, आइए और समझते हैं हम लोग। पहला क्या, एनवायरमेंटल कंट्रोल, रिमूव स्टैंक्ड वाटर, एम्प्टी कंटेनर्स एंड टायर्स, टैंक्स, पॉट होल्स को फिल करना, कवर करना ओवरहेड कंटेनर्स। यानी कि सबसे पहला इन्वायरमेंटल कंट्रोल हम कर सकते हैं क्या, पानी को इकट्ठा ना होने दें। कोई भी कंटेनर है आपके घर के आसपास में जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है या हो सकता है या हो गया है, तो उसको खाली कर दीजिए। टैंक्स अगर मान लीजिए आपके घर में, तो टैंक्स को खुला नहीं रहने दीजिए, उसको ढक दीजिए। पॉट होल्स हैं, यानी कि अगर गड्ढे हैं कहीं पे, पिट होल्स है, तो वहां पे उसको गड्ढों को भर दीजिए ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना होने पाए। फिर दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि इंट्रोड्यूस लार्विवोरस फिश, यानी कि जो फिश लार्वा खाती है, यानी कि मच्छरों का लार्वा खा जाएगी वो पॉन्ड्स के अंदर। यूज बैक्टीरिया बैसिलस
थ्रेंगनेस टू किल लार्वा, यानी कि लार्वा को किल करना है यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल में। फिर है केमिकल कंट्रोल, यानी कि लार्विसाइड्स ऐसे मतलब सब्सटेंस होते हैं जो लार्वा को किल करते हैं, उनको वाटर के अंदर डाल देना। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स टू किल एडल्ट मॉस्किटोज, जो अडल्ट मॉस्किटोज हैं उनको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। आपके यहाँ पे भी ये जो नगर निगम के आते हैं ना शाम के टाइम में, अक्सर मच्छर को मारने के लिए एक धुआं सा फैला के जाते हैं, वो यही होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है। पर मुझे नहीं लगता उसके अंदर वो होता है, मुझे तो लगता है बस वो मिट्टी का तेल है, इतना गंदा स्मेल करता है, उससे मच्छर भी नहीं मरते हैं। अब पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट्स, रिपेलेंट्स, यानी कि जो आपका गुड नाइट, ऑल आउट, ये सब यूज़ होता है ना रिपेलेंट्स, ये मॉस्किटो को भगाते हैं। या कुछ जो मतलब उस तरह का भी होता है अगरबत्ती टाइप का, वो सब जला के भी आप मॉस्किटो को हटा सकते हो। वियर लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, यानी कि जो फुल स्लीव्स के क्लोथ्स को पहननी है आप। फिर फिफ्थ है हमारा कम्युनिटी मेजर्स, यानी कि फॉगिंग आउटब्रेक एरियाज, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन अबाउट द प्रिवेंशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी यही जो धुआं फैलाते नहीं है यहाँ के, वही चीज़ें, वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या है, एंटी मॉस्किटो लॉ आपको इंट्रोड्यूस करना है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसे कंस्ट्रक्शन करिए कि मॉस्किटोज ना आ सके, यानी कि होता है ना कि घर की जो है खिड़की दरवाजों सब जगह पे मॉस्किटो नेट, मतलब छोटे साइज का नेट आता है, उसको लगा दिया जाता है ताकि उससे मॉस्किटो घर के अंदर ना आने पाए। और वाटर स्टोरेज को जो है वो आपको ढक कर रखना है। तो यहाँ पे ये हमारा पेपर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।